नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। प्रधानमंत्री रूस और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चले गए हैं। उस दौरे पर जाने से पहले उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि वहां भारतीय जो समुदाय के लोग हैं उनसे मिलने के लिए वो बहुत उत्सुक हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वहां के जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे मिलने के लिए तो प्रधानमंत्री बहुत उत्सुक हैं, बहुत बेचैन हैं। क्या भारत में रह रहे हिंदुस्तानियों से ज्यादा परेशान क्या विदेश में रह रहे भारतीय हैं? क्या इतनी ही उत्सुकता प्रधानमंत्री हाथरस के जो पीड़ित हैं या मणिपुर जो 1 साल से ज्यादा से चल रहा है, क्या उनसे भी मिलने के लिए कभी वो इतने ही उत्सुक होंगे? जाहिर सी बात है इसका जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक नेता है जो इसका जवाब लगातार आपको दे रहा है, जिसका नाम है राहुल गांधी। और खास तौर पर जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उसके बाद तो लग रहा है कि ना सिर्फ उनका आत्मविश्वास इस सातवें आसमान पर है, बल्कि एक शैडो पीएम की तरह वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि उन्होंने 24 घंटे का पूरा अपने काम का एक ऐसा खाका तैयार कर लिया है जिसमें आराम की कोई जगह ही नहीं है। आपने उनका भाषण सुना नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो जिसने लाजवाब कर दिया था नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे वो राहुल गांधी को हैंडल करें। एक के बाद एक जिस तरह से हाथरस के विक्टिम से जिस तरह से वो मिलने के लिए पहुंचते हैं, कभी वो मजदूरों से मिलने के लिए पहुंचते हैं, कभी वो लोग पायलटों से मिलने के लिए पहुंचते हैं। यानी कि देश के हर वर्ग जो परेशान है, जो सरकार की नीतियों से परेशान है, या जिनको मदद की चाहिए, या जिनको एक ऐसा नेता चाहिए जिनकी आवाज वो कोई उठा सके, वो राहुल गांधी बनकर उभर रहे हैं। आज राहुल गांधी मणिपुर में हैं। जी हाँ, उसी मणिपुर में जिसमें प्रधानमंत्री रहते हुए और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर भी नरेंद्र मोदी एक बार नहीं गए हैं। और ये राहुल गांधी का तीसरा दौरा है। पहली बार वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस बार गए हैं। इस बार आपको पता है कि कांग्रेस ने मणिपुर की दोनों सीटें जीती हैं और 48% से ज्यादा का वोट परसेंटेज उनका वहां पर रहा है। और अगर बीजेपी की बात करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस 2019 की अगर हम बात करें तो सीटें तो शून्य आई हैं, वोटिंग परसेंटेज भी उनका आधे से भी कम रह गया है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि मणिपुर के लोगों ने राहुल गांधी और कांग्रेस में विश्वास दिखाया है। आज भी जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं और मणिपुर लगातार राहुल गांधी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज में से एक हमेशा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए हैं मणिपुर से रिलेटेड। वो उन कैंप्स में गए जहां पर 1 साल से ज्यादा से जिन कैंप्स में रह रहे हैं पीड़ित, और अभी भी अगर मणिपुर की हम बात करते हैं तो मणिपुर में स्थितियां बहुत दर्दनाक हैं और बहुत अस्थिरता वहां पर लगातार बनी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी ने हिम्मत दिखाई एक बार फिर से कि मणिपुर के लोगों के बीच में जाकर वो मणिपुर के लोगों से बात करें, उनके दर्द, दुख और तकलीफ को जाने। वो हाथरस भी पहुंचते हैं, वो मणिपुर भी पहुंचते हैं। और आज जब मणिपुर और आसाम आपको पता है कि किस तरह से वहां पर फ्लड की जो स्थिति बनी हुई है, 25 लाख से ज्यादा लोग वहां प्रभावित हैं, 60 के करीब लोगों की अब तक वहां पर मृत्यु हो चुकी है। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हेमंत बिस्व शर्मा को सिर्फ एक काम आता है कि कैसे वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाएं, उन तमाम गैर जरूरी मुद्दों पर वो बात करें जो दरअसल जनता से रिलेटेड है ही नहीं। और आज राहुल गांधी आसाम मणिपुर के बाद लौटेंगे और रायबरेली पहुंचेंगे और कल सारा दिन वो रायबरेली रहेंगे। यानी कि राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं, एक ऐसा नेता बन चुके हैं जिनकी काट भारतीय जनता पार्टी के पास है ही नहीं। और लगातार वो एक ऐसे सफर पर निकल चुके हैं जहां उनकी लड़ाई ना सिर्फ इस बात की है कि उनको वोट कितने मिले, सीट कितने मिले, बल्कि विचारधारा की जो लड़ाई है उसकी एक ऐसी जंग पर वो निकल चुके हैं जब तक उन्हें लग रहा है कि जीत हासिल नहीं होगी वो मुड़कर नहीं देखेंगे। एक ऐसे संघर्ष के रास्ते पर वो निकल चुके हैं, लग रहा है कि जब तक उन्हें जीत नहीं मिलेगी तब तक वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और लगातार एक के बाद एक इसकी वानगी आपको देखने के लिए मिल रही है। और जब से कांग्रेस 100 का आंकड़ा उसने छुआ है तो राहुल गांधी को अब ये लग रहा है कि उन तमाम गढ़ों में वो जाएं जहां पर कमजोर है
कांग्रेस, इसीलिए गुजरात में जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को ललकारा। आसाम में वो पहुंच रहे हैं क्योंकि आसाम कांग्रेस का एक वक्त गढ़ रहा और एक बार फिर से वहां पर कांग्रेस को वो खड़ा करना चाहते हैं। मणिपुर और आसाम जाके पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक तरह से वो मैसेज दे रहे हैं जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं है जो कि मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। लगातार विपक्ष मजबूत होता जा रहा है, इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है। आपको पता है हेमंत सोरेन जेल से बाहर है, एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद वो जेल से बाहर आए हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने विश्वास मत हासिल किया। एक बार फिर से वो झारखंड के मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ललकारा और कहा कि जितनी सीटें अभी आपके हैं, आने वाले चुनाव में अगर आपकी आधी भी रह जाए तो गनीमत रहेगा। उन्होंने सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग से लेकर तमाम तरह के मसले अपने आज विधानसभा में उन्होंने उठाए, क्योंकि आपको पता है अब से कुछ महीने के बाद झारखंड में चुनाव है। झारखंड के साथ साथ हरियाणा और महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र पानी पानी है, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, हर जगह से जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं पहली ही बारिश के दौरान, वो ये दिखाता है साफ तौर पर कि कैसे नरेंद्र मोदी की और उनके राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी प्रायोरिटीज क्या है। नरेंद्र मोदी जब से एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं तब से भी लेकर अब तक उनको सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स ही चाहिए और इवेंट से आगे वो कुछ देख ही नहीं पाते हैं। यानी कि सब कुछ हरा हरा ही उनको अपने आसपास चाहिए। और अब जिस मुश्किल में वो खड़े हो गए हैं, जिस तरह से वो चारों तरफ से विपक्ष से घिर गए हैं और खासतौर पर राहुल गांधी हर रोज जिस तरह का चैलेंज उन्हें दे रहे हैं, उनकी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो इसको कैसे हैंडल करें। और लगातार राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि बैठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक ना सिर्फ वो मुद्दे उठा रहे हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जाकर भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात इसी पर करेंगे कि आखिर विपक्ष जिस तरह से मजबूत हो रहा है, आने वाला मॉनसून सेशन, राहुल गांधी जिस तरह के एक मजबूत चेहरे के तौर पर, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो अभी उभरे हैं, वो लगातार उभरते रहे हैं, लेकिन अब शायद उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है। इसी सब पर हम बात करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में आज नीट के मामले को लेकर सुनवाई हुई और उस सुनवाई में सरकार ने ये माना है कि नीट परीक्षा का जो पेपर है वो रद्द हुआ। और यही वजह रही कि लगातार राहुल गांधी स्पेशल सत्र में मांग करते रहे कि एक दिन मुकर्रर किया जाए। 24 लाख जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, ये उनके भविष्य की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री को अपनी वाहवाही से फुर्सत मिले तब तो वो कहीं इस तरह के जरूरी मुद्दों पर बात करें। और इसीलिए आपने देखा कि इस पूरे सेशन में कोई चर्चा इसको लेकर नहीं हुई, क्योंकि सरकार घिरी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में उसने माना कि पेपर नीट का जो है वो रद्द हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे इन तमाम मसलों पर। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए। मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं दो बेहद महत्वपूर्ण चेहरे हैं। एक तरफ संदीप मनुधने जी हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत आपका। दूसरी तरफ हेमंत अत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है और तथ्यों पर आधारित लगातार और बेबाकी से बात रखने की उनकी फितरत रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत संदीप जी मैं आपसे करूं। अभी लगातार जिस तरह से राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, लग रहा है कि उनको ना चैन है ना सुकून है। जो बीड़ा उन्होंने उठाया है वो जब तक उसमें वो कामयाबी हासिल नहीं करेंगे तब तक लग रहा है वो चैन सुकून से नहीं बैठने जा रहे हैं। मणिपुर जिसका नाम भी नरेंद्र मोदी ने 3 बार नहीं लिया होगा, उस मणिपुर में तीसरी बार आज गए हैं। और ये कोई वोट बैंक की बात नहीं है, क्योंकि ना तो वहां इलेक्शन होने जा रहे हैं, ना ही वहां लोकसभा की इतनी सीटें हैं कि उससे कुछ वारे न्यारे कांग्रेस के होने जा रहे हैं। ये बात दरअसल उन मुद्दों की है जो जनता से रिलेटेड है। ये 1 साल से ज्यादा से जिस तरह से जो मणिपुर की स्थिति है और जिस पर ना बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए ये सरकार तैयार है, वहां पर जाकर उन लोगों का दुख, दर्द और तकलीफ को बांट रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे वहां पर लगते हैं। शायद नरेंद्र मोदी को ये पता है कि अगर वहां जाएंगे तो वहां पर मॉस्को और ऑस्ट्रिया जैसी तस्वीर तो उन्हें देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसीलिए वहां जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। बुशरा जी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को भी। देखिए, मोदी जी इज द किंग ऑफ गुड टाइम्स। मोदी जी हर अच्छी चीज का क्रेडिट लेना जानते हैं।
और हर खराब चीज किसी दूसरे के माथे मढ़ देना जानते हैं। उनके लिए दो पंक्तियां किसी शायर ने बहुत अच्छी लिखी है। खुद खुदा ने मुझको भेजा है हुकूमत के लिए, खुद खुदा ने मुझको भेजा है हुकूमत के लिए, मैं समझता हूं मुझे आवाम की जरूरत क्या है। मोदी जी अब वो नेता बन चुके हैं जिसे आवाम की जरूरत ही नहीं है। वो, उनका आईटी सेल, उनका गोदी मीडिया, उनकी प्रोपोगेंडा मशीन और उनका अपना एक पूरा इमेजिनरी वर्ल्ड, वो उसमें जिंदा हैं, खुश हैं, आबाद हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, नेहरू जी की बराबरी कर ली ऐसा उनको लगता है, इतिहास में दर्ज हो गए। जनता के असली मुद्दों से उनका कोई सरोकार ही नहीं है। अगर होता तो उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर था, गोल्डन चांस था, जब 9 दिन के लिए हमारी 18वीं लोकसभा आयोजित की गई, पहला सत्र आयोजित हुआ, उसमें वो खुलकर इन विषयों पर चर्चा के लिए विपक्ष को आमंत्रित कर लेते। आगे बढ़ के विपक्ष को तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी। वो खुल के बोलते कि मैं मणिपुर पर पूरी चर्चा करूंगा, मैं नीट एग्जाम पर पूरी चर्चा करूंगा, मैं बेरोजगारी पर पूरी चर्चा करूंगा, मैं महंगाई के दंश पर पूरी चर्चा करूंगा, मैं बिखरती हुई फेडरल व्यवस्था के आरोपों पर पूरी चर्चा करूंगा। मैं अभी ऐसे 20 मुद्दे गिना सकता हूं बुशरा जी, जिन पर चर्चा की आवश्यकता है और विपक्ष चाहता था, और मोदी जी उन सबसे दूर भागते रहे और सारे निरर्थक और बिल्कुल महत्वहीन मुद्दों को सेंटर स्टेज करके निकल गए हमेशा की तरह। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा देश, जिसके सामने एक इतनी बड़ी विकराल समस्या हमारे युवाओं को नौकरी देने की है, इतनी बड़ी विकराल समस्या आय के समानुपातिक वितरण की है, इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम की है, वहां हम तमाम ऐसे गैर जरूरी मुद्दों में राजनीति के चलते उलझ गए हैं, जिनसे आम जनता का भला नहीं हो रहा है। अब मोदी जी के लिए क्या हो गया है कि सब्सटेंटिव पॉलिटिक्स सारी साइड में रह गई है और परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स ने सेंटर स्टेज ले लिया। देखिए, अगर वो सिर्फ किसी शहर के मेयर होते या सिर्फ किसी राज्य के सीएम होते तो भी देश का नुकसान उस लिहाज से कम होता, लेकिन वो इस देश के नुमाइंदे हैं, वो सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के सीईओ हैं, और इसलिए हमारा नुकसान उस अनुपात में ज्यादा हो रहा है। अब आते हैं जो आपने बोला कि वो विदेश चले गए, और विदेश में बहुत सारे एनआरआईज और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। बुशरा जी, अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारियों से बात करें, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ही आईएफएस में गए, मेरे मित्र बहुत सीनियर आईएफएस ऑफिसर्स रहे, तो उनका कहना यह है कि आज हम यकीन ही नहीं कर पाते एम्बेसीज की क्या हालत कर दी उन्होंने, हाई कमीशन की क्या हालत हो गई है पूरी दुनिया में। वो सारे के सारे आरएसएस के एजेंट बन के रह गए हैं। ये बोलते हैं लोग ऐसा कि वहां आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, उनको बोल दिया जाता है आपको ये करना है, और पूरी एनआरआई कम्युनिटी को वेपनाइज कर दिया गया है कि ये करना है, इस तरह से इस एजेंडा को फैलाना है, और कमोबेश पूरा जनता के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से ये आयोजन किए जाते हैं, ताकि भारत में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए वो तस्वीरें प्रचारित की जा सकें कि देखिए दुनिया भर में डंका बज गया, दुनिया भर में डंका बज गया। ऐसा कर करके जाने कितने चुनाव ये लोग जीत गए। लेकिन अब उस परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स की और दिखावे की पॉलिटिक्स की परिणति आ चुकी है। अब वो ग्राफ नीचे जा रहा है, और इसमें जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस और राहुल गांधी भले ही बहुत साल बाद जागे, उठ के बैठे और एक्टिविटी में संलग्न हुए, लेकिन अब क्योंकि डे टू डे बेसिस पे राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, अखिलेश यादव जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, और बाकी के नेता भी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, मोदी जी उससे बिल्कुल कटे हुए हैं, इसलिए यह कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बजट सत्र के आते आते ये कॉन्ट्रास्ट और तेज हो जाएगा, और बजट सत्र समाप्त होते होते देश की जनता खुद बोलने लगेगी कि हमारी बात तो सिर्फ विपक्ष कर रहा है। तो जो आईटी सेल भी आज पूरी ताकत से, आपने नोटिस किया होगा, 4 जून के बाद एक आध हफ्ते थोड़ी सी ठंडक आई थी गोदी मीडिया में और आईटी सेल में, उन लोगों में भी थोड़ा सा एक बैलेंस आने लगा था, लेकिन अब फिर से उनको नए इंस्ट्रक्शन चले गए कि डबल स्पीड से जहर उगलना शुरू करो, और वो फिर से डबल ट्रिपल स्पीड से जहर उगलना, गाली गलौज करना, एलओपी हुआ तो क्या हुआ, इस तरह की बातें करना शुरू कर चुके हैं। इन लोगों पर भी जनता का दबाव बनेगा कि भाई अगर कोई हमारे सरोकार के मुद्दे उठा रहा है तो आप उसको गाली क्यों दे रहे हो। आई थिंक, जैसा मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था बुशरा जी, इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ डिसाइसिवली न्यू फेज ऑफ पॉलिटिक्स। मेरा ये यकीन अब बिल्कुल दृढ़ होता जा रहा है
भारत की राजनीति पूरी तरह से अब एक नए फेज में एंटर हो चुकी है। भले ही बीजेपी ने अपने साथियों की मदद से सरकार बना ली हो, लेकिन न तो मुझे यह लगता है कि ये पूरे 5 साल सरकार चला पाएंगे, और न ही मुझे लगता है कि जितने भी साल चला पाएंगे, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 साल, वो शांति से चला पाएंगे और लोगों को समाधान दे पाएंगे। मुझे ऐसा अभी बिल्कुल भी अब नहीं लगता है। और आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही स्वीकार किया कि ये नीट का तो सब बवंडर ही हुआ है, लीक ही हुआ है, ये तो फिर से री एग्जाम होनी चाहिए। यही बात तो सारे विपक्षी और सारे छात्र कह रहे थे, और इसी बात को धर्मेंद्र प्रधान बात करने से भी मुकर रहे थे। तो फिर ऐसी सरकार का क्या फायदा जो लाखों लोगों के जीवन पे पड़ रहे नेगेटिव इंपैक्ट पर बात भी नहीं करना चाहती है। तो आई थिंक ये बहुत सारे फैक्टर्स, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म बिल्ड हो रहा है, ये एक तूफान बन रहा है, जिसे यदि, और मैं यहां पे कैविएट बोल दूं, एक कॉशन बोल दूं, एक सावधानी बोल दूं बुशरा जी, हम जी ये मान के ना चलें कि विपक्ष हमेशा ही बैटिंग फ्रंट फुट पे करता रहेगा। अभी हमें बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ, अभी तो सिर्फ जून गया है, जुलाई के कुछ दिन गए, अभी कई महीने आगे आना बाकी है। विपक्ष को, कांग्रेस को, एलओपी राहुल गांधी को, समाजवादी पार्टी को डेली फ्रंट फुट पे आके जनता के मुद्दे उठाने होंगे, और अगर इसमें ये लोग ढीले पड़ गए तो बीजेपी फिर से पब्लिक परसेप्शन में लीड ले लेगी। कुल जमा मेरी बात यहां पे खत्म करूंगा कि आज लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है कि विपक्ष एक्टिव है। लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है कि लोग ये समझ रहे हैं कि विपक्ष एक्टिव है। और अब बजट सत्र समाप्त होते होते हमें बहुत डेफिनेटिवली अंदाज आ जाएगा कि ये सरकार क्या करने वाली, क्योंकि बजट सत्र में 3 चीजों पर इंडिकेशन एकदम साफ मिलेगा। सरकार की टैक्सेशन को लेकर नीतियां क्या है, क्योंकि जीएसटी को लेकर जो सरकार अब पशुपेश में पड़ गई है, हायर कलेक्शंस नेगेटिव हो गए लोगों की आंखों में कि तो हमको लूट के, तो उस पर सरकार अब कितने जोश से बोलेगी। दूसरा, आंध्र प्रदेश और बिहार को क्या देगी, वो अब हमें देखना है। और तीसरा, ओवरऑल नौकरियों की स्थिति पे अब हमें थोड़ी आवाजें सुनाई देने लगी है सरकार की कैंप से। तो क्या कोई मेगा जॉब जनरेशन प्लान आने वाला है? अगर आएगा तो मोदी जी को बहुत फायदा करा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग ला पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आमूलचूल परिवर्तन नियो लिबरल इकोनॉमिक मॉडल में लाना पड़ेगा, जो इनका मॉडल नहीं है। तो कुल जमा 30 जुलाई तक अब हमें बहुत कुछ और देखने को मिलने वाला है। जी बुशा जी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही हैं। और हेमंत जी, जो जीएसटी को कलेक्शन की बात के जून का डेटा जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो आम आम जनता है उसके अंदर एक रेस्टलेसनेस जो है वो पैदा हो जाए, सरकार के खिलाफ कहीं आवाज ना बुलंद होने लगे कि इतना कलेक्शन। इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी। आने वाला बजट सत्र तो बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि तीसरी बार जो सरकार बनी है, ऐसा क्या हम अपने पिटारे से खोलें जहां पर महंगाई जो है वो 45 साल के अपने सबसे शीर्ष पर पहुंची हुई है, बेरोजगारी का क्या हाल है, नीट से के पेपर रद्द होने से छात्र परेशान है, और जिस तरह का टैक्सेशन जो पॉलिसी है पूरी सरकार की, वो तो हमें पता है कि छोटे व्यापारी से लेकर तमाम जो लोग हैं वो किस कदर परेशान है। ऐसे में राहुल गांधी जो लगातार जो ये तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, नीट को लेकर उन्होंने लगातार सरकार पर प्रेशर बनाया, दूसरे विपक्षी नेताओं ने, लेकिन सरकार ने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। बिल्कुल ऐसे उनको लग रहा है कि जैसे अब तक हम 10 सालों में करते रहे, आगे भी सरकार हम ऐसे ही चलाएंगे। ये जो है कि जैसे हम करते रहे आगे भी ऐसे ही करेंगे, अब तक तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। क्या ऐसा होने जा रहा है, या सरकार को जिस तरह से राहुल गांधी और विपक्ष जवाबदेह बना रहे हैं, उनको जवाब देने पर मजबूर होना पड़ेगा? या आपको लगता है कि ये जो अभी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये आपको थोड़े खामोश नजर आ रहे हैं, ये तूफान से पहले की कोई खामोशी है? तक चलता है 10 साल से, वो तो नहीं चलेगा, और ये केवल एक टाइम की बात है, महीना 20 दिन की। उसके बाद दे हैव टू कम टू टर्म्स, और इनको अपना सारा सिलेबस भी बदलना पड़ेगा। संदीप जी ने कई बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन उनमें से विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स में एक बात से सहमत नहीं हूं कि वो मोदी जी से उम्मीद ज्यादा कर रहे हैं। मोदी की तो ट्रेनिंग ही नहीं है ये। उनको तो जो ट्रेनिंग दी गई है, आप कल्पना कीजिए कि सवाल का जवाब देना ही नहीं है, मुद्दे पर बात करनी ही नहीं है, और कोई भी समस्या की हाँ ही नहीं करनी। जब आप समस्या की हाँ नहीं करोगे तो उसके सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आरएसएस का मूल सिलेबस ये है। तो उसकी जो किताब है, उसके अंदर जो हम बातें करते हैं, जो एकेडमिक बातें करते हैं, जनता की बातें करते हैं, उसका कोई जगह उसमें नहीं थी अब तक 10 साल में। लेकिन अब की जो परिस्थितियां हैं, आप कल्पना कर सकती है देश के हालात क्या है, और मोदी जी ने आज क्या किया। वो रशिया और ऑस्ट्रिया गए हैं आज, और उन्होंने क्या ट्वीट किया
कि मैं वहां के लोगों से, वहां के भारतीयों से मिलने को बड़ा उत्सुक हूं। तो जो हाथरस के अंदर जो लोग मारे गए वो फिलिस्तीनी थे क्या? कहाँ के लोग थे वो? जो गुजरात के अंदर जो तमाम हादसे हुए उनके अंदर जो लोग मारे गए वो कहाँ के लोग थे? उनसे मिलने को उत्सुक नहीं है आप। जो सारी परिस्थितियां हैं, आज गृह मंत्री का आपने एक बयान देखा होगा कि स्टेटमेंट उस पे ट्विटर पे, एक्स पे, उसमें कहा कि असम के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति है। वहां पर 25 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, 60 लोग मर चुके हैं अब तक ऑफिशियली, और ये कह रहे हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति है। मणिपुर की आप हालत देखिए। मणिपुर में आज 14.25 महीने हो गए हैं, पूरे तरीके से गृह युद्ध की चपेट में एक राज्य है हमारा, इतना सेंसिटिव राज्य है। 229 मौत हो चुकी है उसमें बुशरा जी, 1500 लोग घायल हैं, 67,000 लोग विस्थापित हैं, और 28 व्यक्ति गुम हैं, और सैकड़ों करोड़ की संपत्ति सवा होगी। प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर की तरफ मुंह नहीं किया, पूरे कैंपेन में भी नहीं गए लोकसभा चुनाव के दौरान। तो जो एक बाल बुद्धि व्यक्ति है, जिसको मोदी जी के शब्दों में कहे, वो तो वहां पर 14 महीने में, 14.25 महीने में तीसरी बार जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, शौकिया राजनीतिज्ञ है। और जो आपका फुल टाइम चुनाव प्रचारक है वो उस तरफ मुंह करके भी नहीं सोता है। ये मणिपुर की बात कर रहा हूं मैं, जो गृह युद्ध की चपेट में है और जिसके लिए 100% भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। 100%, 99 नहीं, 100% जिम्मेवार है। उसके बावजूद क्या वहां के मुख्यमंत्री को बदला गया? क्या परिस्थितियां वहां की हैं? सरकार वहां क्या कदम उठा रही है? मुझे लगता है कि मणिपुर का जो मॉडल है वो बहुत खतरनाक मॉडल है कि क्या सरकारी वेपन से, जो थानों की वेपनरीज है, पैरामिलिट्री की वेपनरीज है, उनको लुटवा करके एक संप्रदाय विशेष को आप मजबूत करके स्टेट के खिलाफ युद्ध छिड़वा सकते हैं क्या? ये मणिपुर में हो रहा है लगातार। कि कितने हथियार जो लूटे गए थे उनमें से कितने बरामद हुए वापस आज तक? कोई जवाब दे दे, मणिपुर की सरकार दे दे, प्रधानमंत्री दे दे, और पार्लियामेंट में जिक्र नहीं करते। तो वो बेसिकली कर क्या रहे हैं? आज सुबह 3:30 बजे मणिपुर के अंदर एक निरीकाम जगह है, वहां पर फायरिंग हुई पुलिस, जो पैरामिलिट्री के ऊपर। अगर प्रधानमंत्री होते तो आपको लगता है कि मणिपुर जा रहे होते तो भी चले जाते? और राहुल गांधी सारे देश को जो कहते हैं कि डरो मत, वो Z+ प्रोटेक्टिव होते हुए भी आज बिना किसी कैंसिलेशन के सारी जो प्री शेड्यूल्ड था सब जगह पर वो गए। और वहां का आपने सीन देखा होगा, चाहे वो असम के बाढ़ राहत कैंप हो, चाहे मणिपुर के अंदर देखते हो। किसी और नेता को आपने देखा कि अब तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता 56 इंची के अंदर ये हिमाकत है क्या कि वो झांक के भी दिखा दे वहां पर, जबकि उन्हीं की क्रिएट की हुई सिचुएशन है? तो ये अंतर समझना पड़ेगा आपको। और अंतर केवल यहां नहीं है मिश्रा जी। आपका सदन खत्म हुआ, लोकसभा का सत्र खत्म हुआ, अगले दिन राहुल गांधी कहां थे? अगले दिन वो सीधे हाथरस थे, वेरी नेक्स्ट डे। उसके बाद वो कहां पर थे? वो लोको पायलट्स के साथ थे। उसके बाद वो कहां थे? वो जो राजमिस्त्रियों के पास थे। उसके बाद वो गुजरात में थे, जो तमाम हादसे हुए हैं पिछले दिनों में। मोदी जी को समय नहीं मिला गुजरात जाने के लिए इन लोगों से मिलने का, लेकिन वो लोग मिले। तो जो आपने बात कही, जो संदीप जी ने बात कही, उसका एक जो अगर कुल लब्बल हुआ अगर आप देखेंगे तो अब तक जो ये नौटंकी मोदी जी करते आए थे उस नौटंकी का समय चला गया है। या तो उनको लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। आज तक आपने 10 साल में चुनाव को अगर छोड़ दें, उनको आम आदमी के साथ नहीं देखा होगा कभी भी। वो आम आदमी की बात करते हैं, केवल आम आदमी के साथ कभी नहीं होते हैं किसी दुख में, दर्द में। आपको कितनी बाढ़ गिनवाऊं मैं? हिमाचल प्रदेश की बाढ़ आपने देखी थी, उत्तराखंड की बाढ़ आपने देखी थी, कर्नाटक की बाढ़ आपने देखी थी, गुजरात की देखी थी, अब असम की देखी। प्रधानमंत्री ने कहीं झांक के देखा? कोई 2 शब्द कहे कहीं? कोई पैकेज घोषित किया वहां पर? प्रधानमंत्री जी का जो ये मार्केटिंग वाला नौटंकी है पूरी, जो चाहे वो गोदी मीडिया के जरिए हो या IT सेल के जरिए हो, इट हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी नाउ। ही हैज टू कम टू टर्म्स। और अब जो लोकसभा का सेशन आएगा, बजट सेशन, आप कल्पना कर सकती है, जो सरकार कल तक अपनी फ्लॉन्ट करती थी कि GST की इतनी कलेक्शन हो गई है, आज वो छुपते फिर रही है। कारण समझिए क्या है? बिल्कुल। इस देश के अंदर आप आज तक क्या ड्रामा करते फिरते थे? 2.25 लाख करोड़ GST हो गया। वो अब लोगों को समझ में आ गया, विपक्ष ने बता दिया कि साहब ये जो 82 करोड़ लोग हैं जो लाभार्थी बनाए गए हैं, इस GST में से 65% तो इनका है, और जो 30% है वो मेरा और आपका मिडिल क्लास का है। जो मोदी जी के मित्र हैं, रिच और सुपर रिच, उनका तो GST के अंदर कंट्रीब्यूशन ही 5% से नीचे है। तो अब सरकार ने क्या किया? और तो कुछ कर नहीं सकते, जनता से तो कोई लेना देना है नहीं, GST के रेट तो कम कर नहीं सकते,
तो उन्होंने एक जो रास्ता जिसके वो चैंपियन है वो कर दिया। वो क्या किया कि हम जीएसटी के फिगर ही नहीं देंगे। ये मोदी जी का सबसे पुराना टेस्टेड फॉर्मूला है कि वो पीएम केयर्स का भी हिसाब नहीं देंगे, वो किसी चीज का हिसाब नहीं देंगे, केवल जो चीज उनको सूट नहीं करती उसको छुपा लेंगे। लेकिन अब जो आने वाली स्थितियां हैं, आप क्या सोच रहे हो, राहुल गांधी वैसे ही घूम रहे हैं क्या? वो जितनी जगह पर ये गए हैं, हाथरस में गए, गुजरात में गए, जब बजट सेशन में वो बोलेंगे तो इनकी खाल नहीं उधेड़ेंगे, फिर ये मिस अप्रोप्रिएट नहीं करेंगे उनको। प्रधानमंत्री कितनी शर्म निरपेक्षता के साथ राहुल गांधी की बात को, ना केवल प्रधानमंत्री, ना केवल वित्त मंत्री, उनके सारे सांसदों ने हिंदुओं वाली बात को किस तरीके से वहीं पर मिस अप्रोप्रिएट किया। और कल शंकराचार्य ने देखा होगा आपने क्या कहा कि मैंने पूरा वीडियो सुना है, उन्होंने तो ऐसा कहा नहीं। और हिंदू धर्म के तो उनसे बड़े कोई वो भी नहीं है, उस तरीके से विद्वान भी नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कितने दिन तक ये सब चलाएगी? इनके जो लफाजी के दिन थे, जो नैरेटिव घड़ने के दिन थे, जो प्लांटेड खबरें चलाने के दिन थे, जो हर चीज को हाँकने के दिन थे, दोज डेज आर ओवर नाउ। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। और उसके बाद क्या होगा, वो होगा जो कभी जर्मनी में हुआ था। वो समय बहुत दूर नहीं है कि आप ढूंढते रह जाओगे कि कौन सी पार्टी थी, कौन सा संगठन था और कौन सा नेता था। ये जिस दिशा में जा रहे हैं, किसी चीज की एक हद होती है। आप केवल एक चीज को सोच लीजिए कि जितने धन बल के साथ, इस बार भाजपा के पास जनबल नहीं था, केवल धनबल था, प्रोपेगेंडा बल था, इलेक्शन कमीशन था और एजेंसीज थी। केवल इनको माइनस करके देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव परिणाम क्या होता है। ये सदा तो नहीं रहने वाला है। मीडिया ने कुछ दिन, जैसा संदीप जी ने कहा, कि नैरेटिव ठीक करने की कोशिश की, लेकिन फिर वही साउथ ब्लॉक से जो जाता है एक मैसेज सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे, वो फिर जाने लगे हैं, क्योंकि मीडिया सरेंडर्ड है। लेकिन केवल एक बात को सोचिए आप कि जो प्रधानमंत्री को जो कवरेज मिलती है, अगर राहुल गांधी को उसकी 20% मिल गई तो भाजपा कहां जाएगी और मोदी जी कहां जाएंगे? जो उनको डिमीन किया जाता है राहुल गांधी को, उसमें से अगर 10% मोदी को डिमीन कर दिया गया और उनको एक्सपोज कर दिया गया कि तुम हो क्या चीज, मोदी जी कहां जाएंगे? ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। मणिपुर से लेकर के देश पर आए हर एक संकट में मोदी का 56 इंची का जो नैरेटिव उसको एक्सपोज किया है। चाइना के अंदर आप बॉर्डर पे फिर देख लीजिए क्या हो रहा है, वहां पर सारा वो खुदाई हो रही है, वहां पर वेपनरी जमा कर रहे हैं वो, और ये इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। तो ये सारी चीजें जब मिलकर, और सैटेलाइट पिक्चर्स है उसकी, ये मैं और आप नहीं कह रहे, तो ये सारी चीजें जब पार्लियामेंट के बजट सेशन में आएंगी तो बीजेपी के पास क्या बचेगा? मुंह दिखाने लायक नहीं है ये लोग, केवल और केवल लफाजी, दोनों सदनों के अंदर चेयर की मदद एक खास तरीके से। नहीं तो ये बताइए कि सदन के अंदर अगर नीट की परीक्षा में चर्चा नहीं होगी तो किस चीज के लिए सदन? कल्पना कर सकती हैं? और क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री राज्यसभा में कि हम तो चर्चा कराना चाहते थे। रोका किसने था? आपके स्पीकर्स ने ये कहा, आपके चेयरमैन ने ये कहा कि आप बोलिए लेकिन रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, ये चर्चा कराते हैं। तो पूरा जो इकोसिस्टम है मोदी का, दैट स्टैंड्स ट्रूली एक्सपोज्ड एंड इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ डेज कि जिस दिन जनता को ये समझ में आ गया कि जो भी ये कुछ कर रहे हैं, उसके बाद ये भागते फिरेंगे, आपको ढूंढने नहीं मिलेंगे। ये आप लिख के रख लीजिए। जी, बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने हेमंत जी यहाँ पर रखी, एक तरह से कलई खोल के रख दी है आपने पूरी सरकार की। मेरा सवाल आपसे ये है संदीप जी कि आने वाले बजट सत्र के बारे में आपने भी कहा और हेमंत जी भी जिस तरह से कह रहे हैं, क्या अब तक की सबसे कड़ी परीक्षा ये आने वाला बजट सत्र होने जा रहा है? क्योंकि इन 9 दिनों में हमने वो बानगी देखी कि जब विपक्ष मुखर होता है तो कैसे पूरी सरकार जो है पूरी तरीके से, चाहे वो नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, थरथरा जाती है। अमित शाह को संरक्षण मांगना पड़ता है स्पीकर से। तो आने वाला जो बजट सत्र है, क्योंकि उस बजट सत्र का इंतजार चंद्रबाबू नायडू भी कर रहे हैं, उस बजट सत्र का इंतजार नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, और उस बजट सत्र का इंतजार देश की जनता भी कर रही है, और विपक्ष तो सबसे ज्यादा कर रहा है कि कैसे जनता के सामने पूरी कलई जो है वो खोली जाए। क्या आने वाला बजट सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, निर्मला सीतारमण के लिए, अमित शाह के लिए, इस बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा क्या होने जा रहा है? इस सवाल का जवाब कई डायमेंशंस पे दिया जा सकता है बुशरा जी। सबसे पहला
क्योंकि विपक्ष अब एकजुट होकर इंडिया अलायंस की छतरी के नीचे आ चुका है। ये मोदी जी के सबसे बुरे सपने का प्रकटीकरण है। अपने सबसे बुरे सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि भारत जैसे विविध देश में ये सारे लोग एक होके आ जाएंगे। डिवाइड एंड रूल की उनकी सारी तकनीक पूरी तरह से विफल हो गई। इंडिया अलायंस न केवल बना, वो चला, उसने चुनाव लड़े, उसने चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद भी वो एक होकर एकजुटता के साथ सामने बैठा है। ये मोदी जी ने सोचा नहीं था। उन्हें लगा था ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे जब मैं अपनी ईडी सीबीआई इनके पीछे छोड़ूंगा, 2-3 को जेल में डालूंगा। इसका उल्टा हो गया, क्योंकि उनको समझ में आ गया इंडिया अलायंस को कि भाई यूनिटी इज द ओनली गारंटी फॉर सर्वाइवल। अब ये मोदी जी का दांव उल्टा पड़ गया, ये लोग तो एक हो गए। अब 240 लोगों से एक साथ निपटना ये मोदी जी के एजेंडा में कहीं है नहीं, और वो उनके चेहरे से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, स्पेशली क्योंकि परफॉर्मेंस है नहीं सरकार का, और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लूपहोल्स अब हम रोजाना देख रहे हैं कि हमारे शहरों में बाढ़ आ रही है, हमारे पुल दरक रहे हैं, हमारी सड़कें दरक रही हैं, और इस पे कोई जवाब नहीं है किसी का। एक वो हिंदुस्तान था जहां सीएजी की रिपोर्टें आने पर 5-5 साल तक मीडिया सरकार की रैगिंग करके सरकार गिरवा देता था, और एक ये हिंदुस्तान है। मैं अगर आपसे पूछ लूं बुशरा जी, भारत का सीएजी कौन है, आपको 5 सेकंड लग जाएंगे नाम याद करने में, और आपके आधे दर्शकों को तो पता भी नहीं होगा सीएजी नाम की कोई चिड़िया है भारत में। ये हालत कर दी है भारत के संवैधानिक संस्थानों की और चेक्स और बैलेंसेस की। लेकिन आई थिंक दे हैव हैड अ फेयरली लॉन्ग रन। इनके ये सारे खेल जो हैं ये अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि विपक्ष एक हो गया है, देश की समस्याएं इनके सामने हैं, और बजट में ऊंची ऊंची बातें करना, जुमले फेंकना, 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, विकसित भारत बना दूंगा, ये भारत वो भारत ये इंडिया, होता कुछ नहीं है जमीन पे। 100 स्मार्ट सिटीज का नारा देते हैं। अमिताभ कांत जी ने कल एक बड़ा मजेदार ट्विटर पे पोस्ट डाला कि मैं ब्राजील घूम रहा हूं और देखिए यहाँ के शहर कितने खूबसूरत हैं, कितनी चौड़ी इनकी पेवमेंट्स हैं, कितनी सारी साइकिलें हैं। अरे तो कांत जी तो नीति आयोग के अध्यक्ष रहे, कांत जी तो G20 के शेरपा रहे, 100 स्मार्ट सिटीज कांत जी के बॉस ने 2015 10 साल पहले लॉन्च की। आप हमें क्या बता रहे हो ब्राजील में क्या हो रहा है? हम आपसे पूछते हैं भारत में क्यों नहीं हुआ, मेरे शहरों में वैसे फुटपाथ क्यों नहीं बना पाए आप? तो दूसरे देशों का जाके आज ये सरकार हमें बता रही है वहां की शहर। अरे भाई ये आपका काम था, इसलिए 2-2 बार मैंडेट मिला, तीसरी बार भी मिल गया आपको रोते गाते। तो कहने का मतलब ये है, इस बजट सत्र में इनकी स्थिति 3 फ्रंट्स पे खराब होगी। पहला ये कि ये आंध्र प्रदेश और बिहार के साथ क्या करने जा रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मनी मन मोदी जी बहुत ज्यादा केयर करते हैं अपने साथियों की। वो उनको भी देर सवेर तोड़ देंगे, उनकी पार्टियों को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेंगे, और अगर एक टीडीपी छोड़ती है या एक नीतीश छोड़ते हैं तो कोई सरकार रातों रात नहीं गिरेगी, ये बात सभी लोग जानते हैं। तो बहुत ज्यादा बजटरी आवंटन होगा ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं आप देखेंगे अगर चंद्रबाबू नायडू की, बड़ी आसमानी सुल्तानी मांगे हैं उनकी। उनको 1.5 करोड़ लोगों के लिए अमरावती बसाना है। आप समझती हैं 1.5 करोड़ का मतलब है एक दिल्ली या एक मुंबई या एक चेन्नई बसाना है उनको पूरा। तो क्या ये 1 लाख करोड़ में संभव भी है? उसकी लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट लाखों करोड़ों में आने वाली है। तो चंद्रबाबू नायडू ने तो अभी सिर्फ अपने दांत दिखाने शुरू किए हैं, उन्होंने और 5 चीजें मांगी है, मैं भी उन डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा। बिहार अपना स्पेशल स्टेटस पैकेज मांग ही रहा है, उस पर आपसे पहले एक बार मेरी लंबी चर्चा हो चुकी कि उसके मायने क्या होते हैं। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है, उस पर सेलिब्रेट नहीं भी करना है, और जॉब्स भी देने हैं। ये सारी चीजें अब कर पाना मोदी जी के लिए बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि अब वो फाइनेंशियल डायनामिक्स नहीं है, क्योंकि लोगों की रियल इनकम्स बढ़ी नहीं है 10 साल में बुशरा जी। बहुत सारे, देखिए 2 तरह के भारत में अर्थशास्त्री हैं आज। एक है सरकारी अर्थशास्त्री, उनके अगर आप लेख पढ़ लें तो आपको लगेगा आप तो स्वर्ग में ऑलरेडी पहुंच चुके हो और आपको तो खुश रहना चाहिए दिन भर। और दूसरे हैं जो सच्चे वास्तविक अर्थशास्त्री हैं। जब आप उनके लेख पढ़ते हैं बड़े बड़े अखबारों में तो आपको यह समझ में आता है कि जो आय के बढ़ने की दर है उसमें से अगर इन्फ्लेशन रेट घटाते जाएं तो भारत की 80% आबादी 2014 वाली आय पर ही जी रही है। तो ये रियल लाइवलीहुड इश्यूज हैं, और लफ्फाजी से सॉल्यूशन नहीं निकलने वाले हैं। सॉल्यूशन अगर वाकई मोदी जी चाहते हैं कि अगले 10 साल और सत्ता में रहें, 20 साल और सत्ता में, उनको सिर्फ एक काम करना है, उनको करोड़ों नई नौकरियों का सृजन करना है।
लेकिन मोदी जी के मॉडल में ये है ही नहीं। वो तो सरकारी कंपनियां बेचे जा रहे हैं, तो नौकरियां कम होती जा रही हैं। वो तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ाते जा रहे हैं, और प्राइवेट बड़े कॉर्पोरेट जो हैं वो छोटे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करते जा रहे हैं। वो प्राइवेट सेक्टर ऑटोमेशन लगा रहा है, एआई लगा रहा है, एमएलडीएल लगा रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा है, आउटसोर्सिंग कर रहा है, तो उनके तो नौकरियां घट रही हैं। तो मोदी जी के मॉडल में नौकरी निर्माण, करोड़ों नई फॉर्मल सेक्टर नौकरी निर्माण का फॉर्मूला ही नहीं है। वो सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, सरकार फैक्ट्रियां लगाए। मेरे पास तो उसका एक पूरा मसौदा भी तैयार है, नेशनल फैक्ट्रीज मिशन नाम का मैंने पूरा प्लान भी बना के रखा हुआ है। जो कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन चाहे तो वो इस देश में 25 साल सत्ता में काबिज रह सकता, अगर उसको इंप्लीमेंट कर दे, जो कठिन काम होगा। बिना हर जिले में एक बड़ी सरकारी फैक्ट्री खोले जिसमें आप दसों हजारों नौकरियां देंगे, आप जॉबलेसनेस की प्रॉब्लम को भारत में अब सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और मोदी जी का वो एजेंडा है ही नहीं। और इस पे से एक मजबूत विपक्ष, और उस पर से हमारे मॉनसून में सब तरह से एक्सपोज इंफ्रास्ट्रक्चरल दिक्कतें। अब आप इन सारी चीजों को जोड़ लीजिए, और तब तक शायद सुप्रीम कोर्ट नीट को री नीट एग्जाम का आदेश दे चुका होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो हो रही हैं, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर में हमने अभी जो देखा है पिछले कुछ हफ्तों में, इनफैक्ट 15 दिनों में, बुशरा जी, ये आप जैसे महुआ मोइत्रा पे बोल रहे हैं एफआईआर कर दो क्योंकि उन्होंने रेखा शर्मा जी के बारे में कुछ बोल दिया। अब वो रेखा शर्मा जी जो अपनी डिग्निटी खोने से परेशान है, उनके पुराने ट्वीट अगर आप निकाल के देख लें तो वो खुद इतने अनडिग्निफाइड हैं कि उनपे 4 एफआईआर हो जाएं। ये सारी चीजें अब एक साथ विस्फोटक रूप में लोकसभा और राज्यसभा में सामने आएगी, और उसका सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर हमने ये 9 दिनों में देखा था कि विपक्ष ने बिल्कुल साफ कर दिया कि मोदी जी को एक तरफा हाईवे नहीं मिलेगा कि आप आइए, हमें ज्ञान दीजिए और चले जाइए। ऐसा तो अब होना ही नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा जो है मोदी सरकार पे, अब अगर एक भी कट मोशन आ गया बजट में तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बराबर माना जाता है। 5-6 प्रकार के कट मोशन बजट पे विपक्ष कभी भी प्रस्तावित कर सकता है, कोई भी एमपी प्रस्तावित कर सकता है कटौती प्रस्ताव। और अगर कटौती प्रस्ताव कैरी हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। तो अब मोदी जी को सबसे पहले तो ये इंश्योर करना है, मतलब किरण रिजिजू साहब को, उन्होंने आज ही मुझे ट्विटर पे ब्लॉक किया आज ही मुझे वो सम्मान प्राप्त हुआ। मैंने एक छोटा सा कमेंट उनके ट्वीट पे डाला था, खटाक ब्लॉक। ये हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, हमारे टैक्स पे इनके बड़े बड़े बंगले चल रहे हैं और वो हमको ही ब्लॉक कर देते हैं। तो अब किरण रिजिजू साहब और मोदी साहब के लिए अब सबसे पहला काम यह है कि एनडीए के सारे सदस्य सदन में हमेशा मौजूद रहें लोकसभा में। ये सबसे पहला काम, क्योंकि किसी दिन अगर उनके 230 आए और यहां सामने वालों को 240 आ गए और कोई कट मोशन पारित हो गया, 5 मिनट में सरकार गिर जाएगी। अब ये चैलेंज बजट सेशन में मोदी जी के सामने, ये रियल चैलेंज है। तो भले ही कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव औपचारिक रूप से आया नहीं, लेकिन बजट सेशन वही होता है, वो तो हर कदम पे एक कॉन्फिडेंस मोशन के बराबर होता है। तो अब मोदी जी के लिए थोड़ा सा एक दो लाइनें यहां पर मैं कहूंगा कि ये जो सारा खेल उन्होंने खुदा बन के रचा 10 साल में कि भाई मैं हूं, तो 2 लाइनें मोदी जी अब शायद खुद भी सोच रहे होंगे, मेरे साथ हो गई हैं। आदमी समझा है वो कि बनकर खुदा रह जाएगा, आदमी समझा है वो कि बनकर खुदा रह जाएगा, और खुदा क्या ये तमाशा बस देखता रह जाएगा। तो अब इस बजट सेशन में मोदी जी को ये 2 लाइनें काफी याद आएंगी। बुशरा जी। जी, बहुत खूब। और बड़े अच्छे अंदाज में आपने लास्ट में ये सम अप किया है। और जाहिर सी बात है यही चैलेंजेस हैं जिससे जितने आप और हम दो चार हैं उससे कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह और निर्मला सीतारमण, उनकी पूरी सरकार, उनको पता है कि किस तरह के चैलेंजेस उनके सामने हैं। और वो इस तरह की चीजें देखने के लिए नहीं जाने जाते कि उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है उनको ये पता है कि उनके सामने बहुत चैलेंजेस की एक लंबी फहरिस्त मुबाहे खड़ी है। हेमंत अत्री जी, मेरा सवाल आपसे भी वही कि आने वाला जो बजट सत्र है वो कितना मुश्किल भरा है। क्या आपको लगता है कि हर दिन बस जैसे कहते हैं खुदा खुदा करके निकलेगा, क्योंकि कभी भी कोई मोशन आया और इधर से उधर हो गए नंबर और कुछ हो गए अगर एब्सेंट तो कुछ भी हो सकता है। और यही वजह है कि बस खदेड़ कर कैसे ना कैसे करके एनडीए के घटक दलों के जितने भी नेता हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनको अपने पास तक रख पाना यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा
क्योंकि हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद नेता ये इंतजार कर रहे थे कि कम इतने मजबूर डिपेंडेंट मोदी जी हो, इस तरह की 56 इंच की छाती उनकी सुकड़े, ताकि वो थोड़ा सा चौड़ा होकर उनके सामने खड़े हो पाए। और यही वजह है कि अब तक उन्होंने संसदीय दल की बैठक तक नहीं बुलाई है अपनी। एनडीए की तो हो गई, लेकिन अभी तक बीजेपी की नहीं हुई है। शायद उन्हें बहुत सारे डर जो है वो उनके सामने हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? बुशरा जी, बहुत साधारण है। इसमें कोई बहुत गणित या फिजिक्स या केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है। मोदी जी की सोच बड़ी सरल और स्पष्ट है। सामने कोई भी कठिन प्रश्न आए, उसको आने ही मत दो। भाजपा संसदीय दल की मीटिंग आज तक भी नहीं हुई, जैसा आपने कहा। उसके अलावा केवल ये पक्ष नहीं है, अभी 3 आपराधिक कानून आपने देखे होंगे पिछली सदन के अंदर, जब पिछला सदन था 17वां सदन, वो पास करने थे। उनको पता था कि उसमें क्या क्या होने वाला है, तो उठा के करीब 150 सांसदों को विपक्ष के सस्पेंड कर दिया। जबकि देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है वो आईपीसी और ये सारी चीजें। उसके ऊपर कोई बहस नहीं, कोई सिलेक्ट कमेटी नहीं, वो कुछ नहीं। ये मोदी जी का टेस्टेड फार्मूला है और उसमें दोनों चेयर्स का अनकंडीशनल उनको सपोर्ट। जिस तरीके का बिल्कुल। व्यवहार मैंने चेयरमैन का देखा इस बार, मैंने बहुत लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर किए बुशरा जी, मैंने ऐसे शब्द किसी चेयरमैन के मुंह से सुने नहीं थे, ऐसे स्पीकर के मुंह से ऐसी चीजें नहीं सुनी। स्पीकर का जो भाव था विपक्ष के प्रति, विज पक्ष के प्रति, प्रधानमंत्री के भाषण को वो ऐसे आनंद ले रहे थे जैसे लता मंगेशकर का संगीत सुन रहे थे। और जब मोदी और जब उधर राहुल गांधी और ये विपक्ष बोलते थे तो उनकी भौहें तन जाती थी। ये एक नए तरह का विपक्ष है, ये नए तरह का लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या था कि वो दोनों पक्ष हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक प्रतिपक्ष है। लेकिन मोदी के दौर में वो शत्रु पक्ष हो गए हैं कि वो दोनों की जो भाव भंगिमाओं से लेकर के, वो चेयर की भी यही स्थिति है, प्रधानमंत्री की भी यही सोच है, गृह मंत्री की भी यही सोच है, टॉप ऑफ द लाइन लीडरशिप की भी यही सोच है। जब राहुल गांधी ने अपना संबोधन खत्म किया राष्ट्रपति के अभिभाषण को, उन्होंने क्या कहा था कि हम शत्रु नहीं, आप जब भी कहेंगे हम किसी भी चीज के लिए रात को भी तैयार हैं, हमेशा वो देंगे, आपको सहयोग देंगे, सारी चीज देंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने विपक्ष के प्रति क्या है दृष्टि दिखाई, किस तरीके से राहुल गांधी को भरे सदन के अंदर बाल बुद्धि कहा, विपक्ष के नेता को। वो राहुल गांधी को डिमीन नहीं कर रहे थे, वो अपने स्टेचर को डिमीन कर रहे थे, वो अपनी सोच दिखा रहे थे कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं। जब मैं आपके प्रति अब शब्द बोलता हूं, आपको फर्क नहीं पड़ता, मेरा पता लगता है समाज को कि मैं क्या चीज हूं। तो मोदी जी ने वो जो प्रधानमंत्री पद की जो मर्यादाएं हैं, जो गरिमा है, उनको जिस तरीके से इस सदन के अंदर विपक्ष का नेता आपका चैलेंजर होता है, आपके समकक्ष होता है, वो उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, वो संवैधानिक व्यक्ति है, संवैधानिक पद पर नियुक्त आदमी है। उसके प्रति चेयर की जो दृष्टि, जिस तरीके से उनको धमकाया स्पीकर ने, मैंने कभी नहीं देखा आज तक विपक्ष के नेता को। और वहां पर खड़गे साहब के साथ जो किया गया, और स्पीकर तो 4 कदम आगे चले गए, उन्होंने तो जयराम रमेश को ये कहा कि ये किसी लायक नहीं है, अपने जो है खड़गे साहब, आपको होना चाहिए। कल्पना कर सकती हैं आप, वो कांग्रेस का भी विपक्ष का नेता कौन होगा ये भी चेयर तय करेगी। कभी सुना था आपने डेमोक्रेसी में? तो जो मोदी जी का जो ये सारे का सारा इकोसिस्टम है, ये इस देश की डेमोक्रेसी की ऑबिचुरी लिखने में लगा हुआ है पिछले 10 साल से। वो तो शुक्र है कि कुछ व्यवस्थाएं हैं ऐसी कि जिनको ये चाहकर भी नहीं कर पाए। और मोदी जी जैसा तंग दिल व्यक्ति, जिसके सिलेबस के अंदर किसी भी समस्या का, किसी भी सवाल का जवाब देना है ही नहीं, वो विपक्ष को कोई लीवे देगा क्या? उनको क्या बातें करते हैं? 100 स्मार्ट सिटी, कोई एक बता दीजिए, एक बता दीजिए ना पूरे देश में, कोई सा मंत्री बता दे कि एक स्मार्ट सिटी फला बन गया है। बुलेट ट्रेन कब से चला रहे हैं वो? एक वो सी प्लेन उड़ाते थे गुजरात के अंदर, याद होगा आपको, वो चल रहा है क्या आजकल? अगर उसकी दूसरी भी लैंडिंग हुई हो तो। वो जो सारे सांसदों की जो गोद लेने वाले गांव थे, प्रधानमंत्री ने भी कुछ गांव गोद लिए होंगे ना, कहाँ है वो गांव? वो चलने लगे या गोदी में ही है अभी तक? मेरा कहने का सबब यह है कि मोदी जी जो अब तक 10 सालों में, और जो खासतौर पे जो वित्त मंत्री जी हैं, उनका तो और भी कमाल है। उनसे आप कोई सवाल पूछो वो तो प्याज ही नहीं खाती, आपको प्याज की कीमत कहती, मैं तो खाती ही नहीं। तो इस तरह के लोगों का एक पूरा टोल बना दिया गया है, चाहे वो कैबिनेट में है, चाहे वो सरकार में है, चाहे चेयर पे है, चाहे जो भी स्थिति है। उस सारे में अब ये देश की जनता तय करेगी। जो चेयर पे भी लोग बैठे हुए हैं वो अपने आप को ये ना माने, उनको भी देश देख रहा है।
उनकी भावभंगिमाओं को भी देख रहा है, मोदी के व्यवहार को भी देख रहा है, जनता के प्रति उनकी जो सोच है उसको भी देख रहा है। और जिस तरीके से हर मुद्दे पर, अब क्या हुआ, आमतौर पे कोई भी सरकार आती है, दोनों आप साथी सहमत होंगे, कोई भी सरकार आती है 5-6 महीने तक उसका हनीमून पीरियड चलता है। इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो 10वें दिन हनीमून खत्म हो गया, क्योंकि सरकार कंटिन्यूटी में थी। आपने लफाजी के तमाम आडंबर खड़े कर रखे थे, आपके पास डिलीवरी कुछ है नहीं, तो वैसी सूरत में फ्रॉम द डे वन यू आर ऑन द बैक फुट। तो आप क्या करेंगे? आप किसी को बाल बुद्धि कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे, किसी को धमकाएंगे, किसी को अड़काएंगे, किसी को डराएंगे, किसी को हैकल करेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। तो ये जो चीज थी, ये इस बार जब बजट पेश करेंगी तो उसमें कंक्रीट मुद्दों के ऊपर विपक्ष इनको घेरेगा और संयुक्त विपक्ष घेरेगा। कुछ मुद्दे आप लेंगे, कुछ लोग सपा के लोग लेंगे, जिसको जो चीज सूट करती है, एक एक पॉइंट के ऊपर इनकी खाल उधेड़ी जाएगी। इनके पास जवाब नहीं है। वैसी सूरत में ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, सरकार कट मोशन और वो सारी चीजें संवैधानिक, लेकिन मोदी को वो सारे काम करवाने आते हैं। अगर आपने पिछली बार के सस्पेंशन देखे हो, 20-25 सांसद तो ऐसे सस्पेंड हाँ हुए थे जो बोले ही नहीं थे वहां पर, वर नॉट प्रेजेंट इवन। एक दो तो ऐसे थे जो प्रेजेंट भी नहीं थे, उनको सस्पेंड कर दिया था। तो उस सारे काम के ये लोग माहिर हैं, लेकिन अब बदले हुए गणित, बदले हुए समीकरणों के अंदर वो संसद जी को हाँकना, देश को हाँकना, बरगलाना, गोदी मीडिया आज भी वो काम करेगा। लेकिन जो सोशल मीडिया का जो रोल निकल के आ रहा है, और जिस तरीके पीपल हैव स्टार्टेड फॉलोइंग देम एंड टेकिंग देम ऑन द फेस वैल्यू, आप जैसे चैनलों को लाखों लोग, करोड़ों लोग देखते हैं, तो एक बदलते भारत की तस्वीर है। और मोदी इस बात को समझ रहे हैं। मोदी का भाषण 40,000 लोग देखते हैं, राहुल गांधी का 10 लाख देख लेते हैं। तो ये क्या है? तो ऐसा नहीं है कि मोदी समझ नहीं रहे, लेकिन उनके पास अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है, उनके सिलेबस में वो चीजें हैं नहीं। और जो प्रो जनता की आप बात करते हो, मोदी प्रो जनता चाहकर भी नहीं हो सकते। उनको तो इस देश में दो वर्ग तैयार करने हैं, एक अडानी जैसे लोग और दूसरे लाभार्थी। जो बीच के लोग हैं, हम आप जैसे, उनको साफ करना है। उस काम पे वो शिद्दत से लगे हुए हैं। और जितने भी ये अग्निवीर और ये तमाम चीजें आप देख रही हैं, ये कोई छोटी चीजें नहीं, ये इनको दे विल हिट वेयर इट हर्ट्स। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। और ये जो सेशन आएगा, बजट सेशन, इसमें आप सरकार की तमाम मसलों पर आप देखेंगी कि कैसे उनकी खचाई होती है, उनकी खाल उतारी जाती है, और सरकार केवल शोर करेगी। फिर देखिएगा, सरकार शोर करेगी, सरकार सदन को इंटरप्ट करेगी और नाम विपक्ष का लेगी, जो इनका टेस्टेड फार्मूला है। जी बिल्कुल। और ये साफ तौर पर दिख भी रहा है। इस 9 दिन के विशेष सत्र में भी हमने देखा, जो पहली बार चुनकर जो सांसद आए हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं या फिर अपनी पार्टी से अकेले चुनकर आए हैं, वो भी इस तरह से नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के, जो शायद नरेंद्र मोदी ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा दिन भी उन्हें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनको तो ये लगा हुआ था कि वो अजय हैं, वो तो बायोलॉजिकली भी बॉर्न नहीं है। ये तमाम बातें जिस तरह की उन्होंने अपने आसपास उपमाएं जो गढ़ी, वो सब इस इलेक्शन के बाद जो है वो भरभरा कर गिर गई हैं। बहुत संक्षेप में संदीप जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, और सवाल ये कि ये सब कुछ जो हो रहा है और राहुल गांधी जो एक बहुत मजबूत चेहरे के तौर पर उभरे हैं, वो सबसे बड़े चैलेंजर के तौर पर उभरे हैं नरेंद्र मोदी के। और ये साफ अब कहने में गुरेज नहीं कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, साफ तौर पर लग रहा है। विपक्ष मजबूत है, सब कुछ है, लेकिन विपक्ष के एक मजबूत चेहरे और एक फ्रंट रनर के तौर पर कोई है तो वो राहुल गांधी हैं। हमने देखा कि जब उन्होंने अडानी अंबानी का वो पोस्टर हम संसद में उन्होंने वो दिखाया था, उसके बाद कैसे उनकी सांसदी चली गई थी, कैसे एक पूरा केस जो है वो गढ़ा गया। हालांकि उनका घर भी उनसे छीन लिया गया, फिर वो एक बार फिर से वो बहाल हुए, और अब तो वो दो जगह से लड़े और दोनों जगह से रिकॉर्ड मतों से वो जीते भी हैं। और जो अब जिस तरह के तेवरों में वो हैं, क्या आपको लग रहा है कोई इस तरह की प्लानिंग हो सकती है? क्या इस तरह की हिमाकत या हिम्मत कर सकती है सरकार कि उनको लेके फिर से कोई ऐसा एक्शन लिया जाए, या इस तरह के वो किसी उसमें बैठे हों कि एक इतनी सी गलती और हम कुछ करें और सदन से उठाकर फेंकें बाहर राहुल गांधी को? क्योंकि महुआ मोइत्रा अभी एक चेहरा है उनमें से। देखिए कैसे उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, जर्नलिस्ट जो हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, जो मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं उन्हीं को ही एक तरह से मोहरा बनाया जा रहा है। ये सब तो अभी हो रहा है, यानी कि सरकार की फंक्शनिंग में तो और स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में तो कोई फर्क दिख नहीं रहा है।
बुशरा जी, ये बिल्कुल हो सकता है। मोदी जी और शाह साहब घबराहट में ऐसे कदम उठा सकते हैं और उसके बाद उन्हें उसकी 10 गुना कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 4 जून के बाद राजनीति का फ्लेवर, राजनीति का कॉम्प्लेक्शन और राजनीति का ढांचा पूरी तरह बदल चुका है। और अगर अब उन्होंने राहुल गांधी पर इस तरह की कार्यवाही की कि सांसदी छीन लो या घर छीन लो या संसद से बाहर निकाल दो या सस्पेंड कर दो, तो आप ये मान लीजिए कांग्रेस को जितनी सीटें इस बार मिली थी वो 1.5 गुना हो जाएंगी अगले चुनाव में। मतलब कुछ भी नहीं करना उसके बाद राहुल गांधी को। तो मोदी जी के जो खास एडवाइजर्स होंगे, वैसे मुझे लगता नहीं कि उनके कोई एडवाइजर हैं, वो तो स्वयंभू हैं, उनको सब आता है। लेकिन अगर कोई खास एडवाइजर हैं तो वो कृपया मोदी जी को बताएं कि कम से कम राहुल जी, अखिलेश जी और ऐसे टॉप के 5-6 लोगों पर सीधे हमले बिल्कुल ना करें संसद की कार्रवाई से संबंधित, क्योंकि उसकी कीमत बीजेपी को बहुत बुरी तरह चुकानी होगी। अब आने वाले समय में राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के लिए अगर मैं विशेष तौर पे बात करूं, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इनके सामने 3 बड़े अभी अनुत्तरित प्रश्न खड़े हैं। दीज आर अनरिजॉल्व क्वेश्चंस विच वी शुड नॉट ऑटोमेटिकली अज्यूम विल बी रिजॉल्व। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। पहला है नीतियां, दूसरा है संगठन और तीसरा है सातत्य। नीतियां इन्हें अपनी बार बार जनता को समझानी पड़ेंगी। आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि हमने लोकसभा चुनाव के समय कुछ बातें बोल दी थी तो लोग समझ गए, ऐसा नहीं होता है। डेली कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कर भी रहे हैं, लेकिन ये रुकना नहीं चाहिए। दूसरा है संगठन। कांग्रेस को भी अपने संगठन पे बहुत मेहनत की जरूरत है, उसी तरह समाजवादी को भी, और तीसरा इंडिया को भी। इंडिया गठबंधन का कोई संगठन ही नहीं है, इनका अपना सचिवालय तक नहीं बनाया अभी तक। ऐसे में इसको आगे ले जा पाने में बहुत सारी ऑपरेशनल दिक्कतें डे टू डे बेसिस पर आएंगी। तो ये लोग जितना जल्दी अपना एक सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट बना लें, उतना इनके भविष्य की गारंटी हो जाएगी। और तीसरा है सातत्य यानी कंटिन्यूटी। उसमें आज आपने बहुत जोश दिखाया, कल आप ठंडे पड़ गए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने ये 3 चीजों पर ध्यान दे दिया, मुझे लगता है कि मोदी जी और बीजेपी का किला जो है वो आने वाले 4 विधानसभा चुनावों में काफी हद तक दरक जाएगा। और उसके 1 साल के भीतर जो 2 बड़े ट्रम्प कार्ड मोदी जी खेल के बैठे हैं, जो उन्होंने सोचा था 2029 में ये पूरा देश मेरी जेब में आ जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन, ये दोनों ट्रम्प कार्ड भी फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? मोदी जी का यह सपना था कि 2026 के बाद का डिलिमिटेशन यानी परिसीमन यानी संसदीय क्षेत्रों का मैं नया अलॉटमेंट करके 800 850 सीटें करवा दूंगा। और अगर लोकसभा में 800 सीटें 850 सीटें हो गई तो उत्तर प्रदेश में 135 हो जाएंगी, तो उसमें से 120 तो मैं ही ले लूंगा। अब आज की स्थिति ये हो गई है कि उसमें तो समाजवादी और कांग्रेस उठा के 110 सीटें ले जाएंगे। तो ये डिलिमिटेशन तो अब करेंगे ही नहीं, भले ही वो कानून में लिखा हुआ हो। वो पूरा ट्रम्प कार्ड उल्टा पड़ गया है इनका। तो इतनी बड़ी संसद बना के मोदी जी भी सोच रहे होंगे फालतू में ही मैंने इतनी बड़ी संसद बनाई, अब तो रोज लोगों को खाली सीटें दिखेंगी, तो मैं छोटी रहने देता, पुरानी तो अच्छा रहता। और दूसरा जो वन नेशन वन इलेक्शन सोच रखा है, जिसकी कोविंद रिपोर्ट मुर्मू जी को सबमिट हो गई है कि 2029 में हम सारी विधानसभा, लोकसभा और यहां तक कि यूएलबी आरएलबी के चुनाव भी, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के भी एक साथ करेंगे, उसमें भी अब मोदी जी 4 बार सोचेंगे कि अगर हवा ऐसी ही उल्टी बहती रही तो उसमें तो ये इंडिया अलायंस वाले मुझसे 2 गुना गति से आगे निकल जाएंगे। हवा का रुख पलट चुका है बुशरा जी। पुराने ट्रम्प कार्ड अब बिल्कुल दे आर टीटरिंग ऑन दी एज और वो किले दरक रहे हैं। और अगर इंडिया अलायंस ने अपना गेम ढंग से खेला, मैं ये फिर से सावधानी बता दूं, तो बहुत कुछ हो सकता है। और ये जो मोदी जी की पूरी स्टाइल 10 साल अच्छे से बिकी, वो अब बिकने वाली नहीं है कि जहां वो बंगाल में जाते थे तो मेरा तो बंगाल से नाता है, मणिपुर में कभी जाते थे तो मेरा तो मणिपुर से नाता है, रशिया जाते थे तो मेरा रशिया से नाता है। लेकिन अपने भारत के लोगों को जब वो दिक्कत में है तब मोदी जी का किसी से कोई नाता नहीं। तो मैं अपनी बात को यहीं पर फिर से मोदी जी को 2 लाइनें समर्पित करते हुए यहां पे समाप्त करूंगा। उसे हर शख्स को अपना बनाना बखूबी आता है, उसे हर शख्स को अपना बनाना बखूबी आता है, लेकिन वो खुद किसी का नहीं, होशियार जो ठहरा। जी बुशरा जी। जी, बहुत खूब। बहुत-बहुत शुक्रिया मेमन जी आपका, संदीप जी आपका।
अपना कीमती वक्त आपने दिया और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद अब तक जिनके बारे में बात नहीं की गई थी, जिनके बारे में आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की है। और आने वाला जो बजट सत्र है वो कितना मुश्किल भरा, दुश्वारियों भरा, कांटों भरा होगा नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, वो साफ तौर पर दिख रहा है। और जिस तरह के तेवर में पूरा विपक्ष और खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, वो दिखा रहा है कि आने वाला ना सिर्फ बजट सत्र, वो तो एक अग्नि परीक्षा है ही, वह आने वाला वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल और कठिनाइयों भरा है, क्योंकि उनकी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही ये नहीं है कि वो किसी भी बात पर जवाब दें। जैसा अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि वो गुड टाइम्स के नेता हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनका जो बैड टाइम आया है उसको वो कैसे हैंडल करें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।